मेरा जो पार्टनरशिप का चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप चीज क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं, कौन कौन से पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं, ऐसे कौन कौन से रूल और रेगुलेशन होते हैं जो पार्टनरशिप में होते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर मैं आया हूँ अपने छोटे से चैप्टर में। चैप्टर नाम है पार्टनरशिप फर्म, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप देखेंगे कि हमारी 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर रूल बहुत सारे हैं, रूल ही रूल हैं, लेकिन चैप्टर बहुत ईजी है। आप अगर रूलों को आराम से समझ जाएंगे तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन टिप्स पर हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि फंडामेंटली चैप्टर से आपके पास बहुत सारे एमसीक्यू निकलते हैं। यानी आप लगा लीजिए एमसीक्यू की भरमार है, यहाँ आप खजाने पर बैठे हुए हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर को बड़ी डिटेल में पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए और बहुत मजे से पढ़िए। जितने मजे से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आप एमसीक्यू कर लेंगे। आप जानते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में 20 एमसीक्यू आते हैं, हर चैप्टर से 2-3 एमसीक्यू। इस चैप्टर से भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या? फंडामेंटल। तो सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ पार्टनरशिप से। अब आप सोच रहे हैं पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है? 11th क्लास में जब हम थे तो हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता था कि एक बंदा बिजनेस में काम कर रहा है, बहुत खुश है, सारा बिजनेस उस पे, सारा का सारा पैसा वो अकेला कमाता है और सारा पैसा अपने हाथ में रख लेता है, सारा बिजनेस चलाता है। अकेला ही बिजनेसमैन है, अकेला ही ओनर्स है, सारा पैसा उसके पास है, सारा रिस्क उसका है, सारी बातें उसकी हैं। अब हल्के 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 बिजनेस आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो आदमी ये चाहता है कि मैं सारा बिजनेस कैसे संभालूं। भाई अगर आप हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा तो आप क्या सोचेंगे मैं एक नई ब्रांच खोल लूं, 2 ब्रांच होंगी, आप सोचेंगे मैं तीसरी ब्रांच खोल लूं, आप चौथी ब्रांच खोल लूं, आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे तो आप तो सिंगल है। अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आप कितनी कितनी जगहों पर बैठ सकते हैं, और आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पर एक अकेला बंदा सारे कामों को नहीं संभाल सकता। हमारी इतनी सारी बातें बढ़ चुकी हैं, इतनी बिजनेस में परेशानी आ गई है, इतने सारी के सारी हमारे सामने क्या क्या चीजें आती हैं कि मैं अकेला बंदा या कोई भी अकेला बंदा उस बिजनेस को नहीं चला सकता। तो जो सिंगल आदमी होता था उसका व्यापार क्या होता था, छोटा सा बिजनेस। अब ये अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। जब ये बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे तो ये ऐसे आदमी को चाहेंगे कि इनके साथ कोई ऐसा आदमी जुड़ जाए जिस पर इनको फेथ हो, इनको विश्वास हो, और वो बिजनेस जैसे कि ये चलाते हैं मजे से, इसी तरह ये वाला बिजनेस इनके साथ चलाए और इनका साथ दे, ये दोनों को दोनों साथ मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। ये चाहेंगे कि इनके साथ कोई तीसरा आदमी भी आ जाए, ये चाहेंगे कि इनके साथ कोई चौथा आदमी भी आ जाए। यानी कि ये सब के सब मिलके आपस में अगर कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो ये दो, यानी कि एक आदमी से ज्यादा आदमी होने पर जो भी बिजनेस करा जाता है हम उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। यानी अगर आप कोई सिंगल आदमी काम कर रहा है तो वो होगा सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप मीन्स 11th क्लास, यानी कि एक आदमी का बिजनेस है केवल। और पार्टनरशिप वाला 2 आदमी, एक से ज्यादा आदमी होने पर जो भी चीज होती है वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप। अब थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। आप मेरे इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि पार्टनरशिप है क्या चीज। देखिए साहब, कहता पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन होता है। किस चीज का संबंध होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। अगर आप लोगों के में आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, यानी कि आपके ऊपर विश्वास है, या विश्वास की नींव पर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं ऐसे मेरा दूसरा वाला पार्टनर्स काम करे। हम अगर आप विश्वास के साथ कोई काम करते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट इज नेसेसरी पार्टनरशिप अकाउंट्स। और यही जो हमारा फेथ और विश्वास होता है, ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के अकाउंटों के ऊपर। अब वो अकाउंट्स कैसे? भाई हम 2 आदमी हैं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम अच्छा काम करते हैं, तो यही विश्वास जो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। क्या कहता है साहब, एक बार फिर देख रहे हैं। कहता इट इज नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट बी मेंटेन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर्स। ये सारे के सारे अकाउंट्स जो होने चाहिए, हम जो भी अकाउंट्स बनाए वो एक तो ट्रू पिक्चर लेकर आए। दूसरी चीज, वो फेयर फेयर बात लाए, यानी कि एक्चुअल में जो न्याय वाली बात है वो होनी चाहिए। तीसरी चीज वो क्या होनी चाहिए, होनेस्ट, बहुत ही ईमानदारी के साथ। यानी कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे जो अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसा मैं अकाउंट्स बनाऊं ऐसा मेरा पार्टनर, यानी कि जितनी भी पिक्चर्स हम आपस में बनाए वो पेयर और वेरीफाई होनी चाहिए। कहता है पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट। पार्टनरशिप अकाउंट जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं क्या क्या चीज, ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स। किस चीज की? पार्टनरशिप बिजनेस की। हमारा जो बिजनेस है उसकी वो ट्रू पिक्चर पेश करते हैं। यानी अगर दोनों पार्टनर्स अच्छे हैं, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो बिजनेस बहुत अच्छा है, और नहीं है तो वहीं खत्म। तो हम इस बात से ही समझे कि जब 2 से ज्यादा आदमी आपस में मिल जाते हैं
और उनमें आपस में विश्वास होता है और एक अच्छी सी बात होती है, तो बिजनेस को वो आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसकी जो है किस तरह से पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है। पार्टनरशिप जो है हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा एक्ट है 1932। तो कहता पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इसके हिसाब से जो पार्टनरशिप में डेफिनेशन दी गई है वो क्या है। अब यहां से एमसीक्यू के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कौन सा होता है, 1932, 1923, 1956, 1927, 1947 जो भी है, तो आपका पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। दूसरी बात, दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए आप सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन कौन सा है, 4, 3, 2 या 1, तो आपका सेक्शन कौन सा हो गया, 4। पार्टनरशिप में कितने बंदे होने चाहिए, यानी कम से कम कितने आदमी होने चाहिए, तो सीधी सी बात है पार्टनरशिप में कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, क्योंकि एक आदमी का मतलब तो फुल प्रोपराइटरशिप हो गया। तो यहां से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू बन जाते हैं। आगे पढ़ता हूं, देखिए ध्यान से जरा। कहता पार्टनरशिप इज ए रिलेशन। पार्टनरशिप जो है एक रिलेशन है, किसके बारे में, बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड, जो ये राजी हो जाते हैं इस बात के ऊपर, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरे बाय ऑल, या तो उस बिजनेस को सारे के सारे चला रहे हो, यानी पार्टनरशिप जो है इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि ये जो बिजनेस है, उस बिजनेस को या तो सारे आदमी चलाए या एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक चलाए सबकी रजामंदी से। उन सभी की रजामंदी से कोई एक भी चला सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक का नाम ए है, एक जो है वो है बी, और एक जो है क्या है वो सी। अब तीनों के तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों ने पैसे लगा दिए। अब हो सकता है इसमें से ए और बी जो है वो बहुत बिजी हैं, कहीं बाहर विदेश में रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है बिजनेस में बैठे। उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया कि भाई सी, आप जो है ना बिजनेस में बैठो। तो सी इन दोनों की परमिशन से बिजनेस में बैठ सकता है और सभी की रजामंदी से वो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर वो चाहे तो सारे के सारे मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 ब्रांचें हैं, तीनों ब्रांचों में एक एक पार्टनर्स बैठ जाता, या एक ही ब्रांच है, तीनों पार्टनर्स एक ही ब्रांच में बैठते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में। क्या कहती है पार्टनरशिप 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से, कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन होता है सभी पार्टनर्स का, जिसे वो एग्री हो जाते हैं इस बात पर, या तो वो सारे के सारे उसे चलाएं या उनमें से कोई एक आदमी उनकी रजामंदी से चला सकता है। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो जाती है। आगे देखते हैं साहब, हम आगे क्या है। कहता है कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी प्यारी प्यारी विशेषताएं हैं जो पार्टनरशिप में होनी चाहिए। नंबर 1, कहता है 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए बिजनेस में, कम से कम 2 आदमी। कम से कम तो 2 हो गए, और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए, 50 मेंबर। अभी अभी हमारे पास रूल बना 2013 और 14, तो 2014 के हिसाब से, रूल के हिसाब से कम पार्टनरशिप के अंदर 2 आदमी होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50। आप 50 आदमी तक पार्टनरशिप में लीगली माने जाते हैं, यानी 50 आदमी तक पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो दूसरा एमसीक्यू आपको बन गया कि मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम बिल्कुल ठीक, अगले पॉइंट पर जाते हैं। एग्रीमेंट, इन सभी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। अब वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर ले, भाई मैं हूं, मैंने किसी पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूं, 2 पार्टनर्स बन गए, 3 पार्टनर्स बन गए, जितने भी पार्टनर्स बन गए, हम आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भी हमारा बिजनेस क्या होगा, क्या क्या बातें होंगी, किस किस की कौन कौन सी बात होगी, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना इंटरेस्ट लेगा, कौन कौन इंटरेस्ट देगा, सारा एग्रीमेंट जो भी हमारी आपस में बातें हो, उन सब बातों को हम तय कर लेंगे। ये बात क्या कहलाएगी, एग्रीमेंट। नंबर 3, लॉ फॉर बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। आपका बिजनेस जो है वो लीगल होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप एक दुकान खोल लें और वहां कैरम खिलवाएं, पैसों से सट्टा लगवाएं, या फिर जुआ खिलवाएं, या फिर शराब पिलवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ फॉर, गवर्नमेंट की नजर में ऐसा बिजनेस जो कानूनी मान्यता रखता हो, आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप आप कर सकते हैं इसके लिए। शेयरिंग प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट का शेयर वो है, वो किस हिसाब से होगा, आप अपना जो बिजनेस में पैसा बांटेंगे, आपका प्रॉफिट में पैसा तो लग गया। अब पैसा लगने के बाद आप दोनों पार्टनर्स या आप तीनों के तीनों पार्टनर्स, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को कैसे कैसे आपस में बांटेंगे, इस बारे में वहां सूचना होनी चाहिए। इस बारे में आप जो क्या कर लोगे, एग्रीमेंट कर लोगे, ये बातें आपको प्रॉफिट में होनी चाहिए। बिजनेस कैरे बाय ऑल और एनी ऑफ दैट, ऑफ ऑल। बिजनेस में सबसे पहले कोई एक बिजनेस चलाएगा,
या सारे के सारे भी चला सकते हैं, कोई एक भी नहीं भी चला सकता, लेकिन कब? जब उन सभी की आपस में क्या हो, रजामंद। तो कुछ करेक्टर्स जैसे कौन-कौन सी बातें, नंबर 1 2 और मोर पर्सन, 2 या ज्यादा आदमी होने चाहिए। नंबर 3 एग्रीमेंट आपस में होना चाहिए। नंबर 4 लॉ फॉर बिजनेस होना चाहिए। नंबर 5 शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। आप प्रॉफिट बांटो, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं बांट रहे, ऐसे बिजनेस चल रहा है डंडे में ही। बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई उनकी रजामंदी से उसे चला सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स से ही जो आपके क्या बन जाते हैं, एमसीक्यू बन जाते हैं। आप देख रहे हैं, आगे आ जाते हैं साहब, राइट्स। पार्टनर्स के कौन कौन से क्या होने चाहिए, राइट्स। पार्टनरशिप में हर आदमी का अपना अपना राइट्स है, क्या क्या राइट्स होना चाहिए। भाई राइट से मतलब ये हो गया, मैं पार्टनरशिप में बन गया, मैंने अपना बिजनेस कर लिया, एक आदमी को अपने साथ जोड़ लिया, अब मेरी कौन कौन सी बातें हैं, तो वो सारे के सारे राइट्स जो एक नॉर्मल आदमी के होते हैं। जैसे कि कौन कौन सी बातें, नंबर 1 राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट इन द बिजनेस। कोई भी पार्टनर्स किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी बात में हिस्सा ले सकता। किस चीज में, उस मैनेजमेंट में उसे ये राइट्स होता है कि कोई भी पार्ट जो है वो कर सकता है उसमें, यानी कि नंबर 2 राइट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। उसे ये राइट्स होता है कि वो किसी भी तरह की, यानी दोनों में से कोई भी पार्टनर्स अपनी फर्म की कोई भी बुक, किसी भी पर्पस की बुक हो, उस पर्पस को देख सकता है। बिजनेस में बहुत सारी बुक बनती है भाई, हम अपना बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, हम किसी से परचेज भी करते हैं, किसी से सेल भी करते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। बैंक के अकाउंट्स भी होते हैं, पेटी कैश बुकें भी होती हैं, बहुत सारी बातें आपने 11th क्लास में पढ़ी जब आप लेजर बनाते थे। तो हर पार्टनर्स को ये राइट्स होता है, वो किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट देख सकता है। राइट टू कंटेक्ट अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अफेयर के बारे में, उसमें कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, इन सभी के बारे में वो नॉलेज रख सकता है। नंबर 4 नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिट विदाउट पार्टनर्स के भी, मतलब वो कहता है कोई भी पार्टनर जो ना क्या नहीं हो सकता, एडमिट नहीं हो सकता बिना किसी भी पार्टनर्स की रजामंदी के बिना। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप के अंदर अगर किसी पार्टनर्स को एडमिट करना हो तो सभी पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। आप बिना किसी पार्टनर्स की रजामंदी के किसी थर्ड पर्सन को पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं, ए और बी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तीसरा पार्टनर्स उसमें एंटर होना चाहता है, बी ने कहा भी एंटर ऐसा कर लो, तो ये नहीं कि बी अकेला पार्टनरशिप में उसे एंटर कर देगा, ए और बी दोनों की रजामंदी जरूरी है। एवरी पार्टनर्स हैज राइट टू रिटायर। कोई भी पार्टनर्स बिजनेस में से रिटायर हो सकता है। भाई मुझे लगता है 3 बिजनेस में काम कर रहे हैं, ए बी और सी, एक पार्टनर्स या मैं उस पार्टनरशिप में हूं, मैंने जो चाहा कि मैं बिजनेस में से निकल जाऊं, मैं कुछ और काम करूं, मुझे राइट्स है, लेकिन कब? गिवन अबाउट नोटिस। आपको क्या देना पड़ेगा इसके बारे में, नोटिस। आप नोटिस, एक लीगल नोटिस दीजिए, लीगल नोटिस देने के बाद आप बिजनेस से रिटायर हो सकते हैं, आप बिजनेस में से जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं। पार्टनरशिप डीड, भैया सबसे मेन चीज है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब हो गया एग्रीमेंट। जब हम कोई भी काम करते हैं, तो भैया जब भी कोई काम करा जाएगा, आपस में कोई भी मेल मिलाप करा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, एग्रीमेंट। आप जब भी कोई काम करें, एग्रीमेंट जरूर कर लें। क्या कहता है देखिए साहब, द डॉक्यूमेंट in which the terms and condition of the partnership deed agree by partners is no partnership deed। वो कहता है फर्म की जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं, जिस चीज पर उसको लिखा जाता है, वो चीज पार्टनरशिप डीड कहलाती है। दो पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, एक ने तय करा भैया मैं तो सैलरी लूंगा, सारे दिन बैठूंगा, दूसरे ने कहा जी मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं 10,000 रुपए महीना ले लूंगा खाली। तीसरे, दोनों पार्टनर्स हैं, एक ने पार्टनर ने तय कर लिया मैं तो इंटरेस्ट लूंगा जी, मेरी कैपिटल है। दूसरे ने कहा जी मैं, अगर तू इंटरेस्ट लेगा तो मैं ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटूंगा, अगर तू पैसा कोई निकालेगा। तो जो भी बात आपस में तय हो जाती है, वो सारी की सारी टर्म कंडीशन, तुम कितने पैसे लोगे, मैं कितने पैसे लूंगा, किसी की सैलरी क्या होगी, तुम्हारी सैलरी क्या होगी, मेरी सैलरी क्या होगी, महीने में कितने पैसे निकाल सकते हैं बिजनेस से बाहर, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। ये सारी की सारी बातें जिस चीज पर लिख ली जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ऐसे तो बहुत सी बातें हो सकती है, ऐसी कोई भी बात जो आपके दिमाग में आ रही है, वो पार्टनरशिप डीड में आ सकती है। यानी कि आपको आपस में समझौता करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनानी जरूरी है, बहुत जरूरी, मस्ट है बिल्कुल एकदम। तो क्या ये पार्टनरशिप डीड ओरल हो सकती है या वो रिटन हो सकती है?
तो इसके जवाब के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले पार्टनरशिप डीड देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड होती क्या है? जब भी कोई आप पार्टनरशिप आपस में करते हैं, सपोज कि मैं हूं, मैंने अपने साथ दो आदमी और मिला लिए, तो मैं इस चीज को एक लीगल डॉक्यूमेंट पर जो है लिख लेता हूँ। जितनी भी बातें होती हैं मैं कोर्ट जाता हूँ, कचहरी में जाता हूँ, अपने एडवोकेट से कहता हूँ, एडवोकेट सारी बातें टर्म्स और कंडीशन लिख देता है और उसे रजिस्टर कर देता है। ये 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आप करवा सकते हैं आसानी से। कौन कौन सी बातें ध्यान से पढ़ते हैं। कहता था पार्टनरशिप डीड कैन बी ओरल और रिटन। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी, यानी कि आप पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं है रिटन में करें। अगर आपने आपस में तय कर लिया है, आपस में बात कर ली है और आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो भी चलती है। यानी कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। एमसीक्यू का क्वेश्चन। तीसरी बात, कथा होगा इट इज बेटर। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा है। क्या अच्छा है? कहता पार्टनरशिप डीड इज रिटन। कहता पार्टनरशिप डीड अगर रिटन में लिखी हुई हो तो ये सबसे अच्छी बात है। भैया क्यों सबसे अच्छी बात है? क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट को बताती है। अगर आप में किसी भी तरह का क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, तो भैया कल को दूसरा वाला आदमी कहते मैंने तो ना बोला था ये वाली बात। आपस में आपने तय कर लिया, कोई बात तय कर ली और आपने ओरली तय कर ली, लड़ाइयां सब में होती है। भाई हम दो भाई आपस में होते हैं, हमें लड़ाई हो जाती है। कभी कभी तो टीचर और स्टूडेंट में लड़ाई होती है, बहन भाई में लड़ाई हो जाती है। तो भैया पार्टनर्स में लड़ाई ना हो सकती? पार्टनर्स में भी लड़ाई हो सकती है। तो पार्टनर्सों में अगर लड़ाई हो गई, दिल खट्टे हो गए, तो दूसरा पार्टनर तो झूठ बोल सकता है, आप कैसे पकड़ लोगे? तो इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि पार्टनरशिप की नीड कैसी होनी चाहिए, रिटेन। अगर आपने एक एक पॉइंट उसमें लिख लिया है, सारी बातें तय कर ली हैं, तो बाबा सबसे अच्छी बात है पार्टनरशिप डीड कौन सी बेटर है, रिटेन। तो दो क्वेश्चन बन गए एमसीक्यू के। पहला पॉइंट, क्या पार्टनरशिप डीड ओरल और रिटन हो सकती है? यस। दूसरी चीज, कौन सी बेटर होती है, ओरल रिटन या बोथ? तो सबसे अच्छा भैया रिटन वाली। आपके एमसीक्यू यहां तैयार हो जाते हैं। आगे चलते हैं साहब छोरी पर। कहता है पार्टनरशिप डीड की कौन कौन सी बातें हैं जो जरूरी है लिखनी। भाई आपने पार्टनरशिप डीड तो कर ली, अब लेकिन पार्टनरशिप डीड में भैया लिखें क्या? कौन कौन सी बातें हैं? तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो पार्टनरशिप में जरूरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज हम जो चैप्टर लेके बैठे हैं वो आपको ये बताने के लिए है कि अगर आप अपना बिजनेस करते हैं या किसी का बिजनेस चल रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी बातें जरूरी हैं जो उस बिजनेस के लिए आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप बड़े हो जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको पता तो होगा कि यार मैं ऐसी कौन कौन सी बातें करूं। सबसे पहला मैंने अकाउंट्स पढ़ा है, तो मुझे चाहिए कि मैं पार्टनरशिप डीड कर लूं। मैं कोई भी बिजनेस करूं तो मैं एग्रीमेंट कर लूं इस चीज का कि मैं, ताकि फ्यूचर में लड़ ना सकूं उससे, जब वो आदमी मुझ पे हावी ना हो जाए, जब वो मेरे साथ बेईमानी ना कर ले, या हम दोनों में आपस में मनमुटाव होने पे कोई नुकसान ना हो जाए। तो कौन कौन सी बातें जरूरी हैं साहब, उसे पढ़ रहे हैं। नंबर वन, नंबर एक, नेम एंड एड्रेस। आपकी फर्म का नाम क्या होगा और उसका एड्रेस क्या होगा, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ता है। नंबर दो, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा जाएगा कि पार्टनर्सों के नाम क्या हैं और उनके एड्रेस क्या हैं। ये नहीं कि पार्टनर्स ए पार्टनर बी, दो पार्टनर्सों को उनका एक्चुअल नाम क्या है, किस जगह पर रहते हैं, उसका एड्रेस क्या है। ये तो फर्म का एड्रेस हो गया, और ये किसका हो गया, पार्टनर्स का। आपके पार्टनर्स का एड्रेस क्या होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर किस कैटेगरी का होगा। आपका जो बिजनेस है किस चीज का, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, एजुकेशन के अंदर आ गया। एक फूड वाला है, खाने खाने वाला फूड में आ जाता है। इसी तरह से हर किसी का अपना अपना बिजनेस है। आपका बिजनेस का नेचर होगा क्या, आप क्या काम उसमें करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूट, आप कितने कितने पैसे लगाएंगे। अब एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। भैया ए जो है उसने कितने पैसे लगाए बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल वो करा दिए 1 लाख, और दूसरे ने कितने लगा दिए 2 लाख। तो इस बात को लिखा जाएगा, आप रिटर्न में लिख लेंगे कि इस पार्टनर्स की कैपिटल इतने की है और दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल इतने की है। ये फिक्स हो जाएगी बात। नंबर तीन, अगर आपकी जो कैपिटल है, आप इस पर कोई इंटरेस्ट चाहते हैं, तो भैया उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। अब कल को दूसरा पार्टनर्स कहने लगे भैया मैं तो अपना पैसा कहीं और रखता, तो मुझे तो ब्याज मिलता उसको। तो भैया सही बात है, लेकिन अगर आप तय कर लोगे, आप लिख लोगे, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर ना तय करोगे तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे हम। आगे आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, आपने 11th क्लास में पढ़ा। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज।
कोई भी प्रोपराइटर या कोई भी मालिक या कोई भी पार्टनर्स अपने पर्पस के लिए कोई पैसा या कोई भी माल बिजनेस से अगर निकालता है तो उस चीज को हम ड्राइंग बोलते हैं। अब अगर ड्राइंग के लिए कोई आदमी पैसे बिजनेस में से बार बार निकाले तो क्या वो इंटरेस्ट देगा? अगर वो पैसा कहीं बाहर से निकालता तो उसको तो ब्याज देना पड़ता। तो आपने अगर बिजनेस में तय कर लिया तो कितना तय करा वो आपको इंटरेस्ट का रेट वहां लिखना होगा कि अभी इंटरेस्ट ले सकते हैं या इंटरेस्ट नहीं ले सकते। यानी पार्टनर से इंटरेस्ट आप ले सकते हो या पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं ले सकते। नंबर नेक्स्ट, सैलरी। भैया किसी भी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा या ना दिया जाएगा? अब कल को एक पार्टनर्स कहने लगा जी मैं तो सारे दिन बैठ रहा हूं, तुम तो कभी कभी आते हो। तो हो सकता है भैया एक आदमी कम बैठता हो एक आदमी ज्यादा बैठता हो। अब वो क्लेम कर दे भैया मुझे तो सैलरी दो आप, या फिर मुझे कमीशन दो। अगर आप तय कर लोगे आप लिख लोगे तो कमीशन और सैलरी दी जाएगी, जितना आप तय कर लो उतना। ना होने पे कंडीशन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। अब आप जानते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा, हम दो तरह के अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। एक तो आप बोलते हो अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर होता था आप उसे लिखते थे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। एक हमारा होता था कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता था वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता था और 31 दिसंबर में क्या होता था एंड। आपको पता ही है आपके पास दो टाइम पीरियड होते थे। अब आपको अपना बिजनेस में यह बताना पड़ेगा कि हम अपना जो बिजनेस रखेंगे वो किस अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से रखेंगे। वो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होगा या फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर में एंड होगा। तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो अकाउंटिंग ईयर है या वो कैलेंडर ईयर है। उसी के हिसाब से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे। पार्टनरशिप के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोपराइटरशिप था आप अपनी मर्जी से ले सकते थे, आप अपने पीरियड चुन सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं साहब, राइट्स एंड ड्यूटीज। किस किस पार्टनर्स के क्या क्या राइट होंगे, किस किस की क्या क्या ड्यूटी होंगी, ये बात पहले से ही तय कर ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो ब्रांच हैं तो किस ब्रांच में कौन सा पार्टनर संभालेगा, किस ब्रांच को कौन सा पार्टनर संभालेगा, उसके क्या राइट्स हो सकते हैं, वो किस चेक पर साइन कर सकता है, कितने रुपए का चेक काट सकता है, कौन कौन सी बातें हैं, किसको निकाल सकता है, किसको रख सकता है, कौन सी बातें, ये सारी की सारी बातें हम आपस में तय कर लेंगे और लिख लेंगे उसको। आप नेक्स्ट बात पॉइंट पर कहता प्रोविजन फॉर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से बहुत आराम से समझने की जरूरत है। वो कौन कौन सी बातें हैं साहब? कहता एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपका एग्रीमेंट ना हो, जब आपका एग्रीमेंट ना हो, आपने कोई एग्रीमेंट ना करा हो, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। यानी आपने जो ना अपने दोस्ती यारी के अंदर बिजनेस कर लिया, सारा बिजनेस आपका बन चुका है, आपने अपनी सारी पार्टनरशिप कर ली, धड़ाधड़ बिजनेस चल रहा है, लेकिन भैया अगर पार्टनरशिप डीड ना होगी तो ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जो नुकसान दे सकती हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, आपका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आपका चाहे कितना भी पैसा लगा हुआ हो, नो इंटरेस्ट। आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आपने तय नहीं करा है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है तो जितना तय करा हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 25 हो, जो तय कर लो। लेकिन अगर नो पार्टनरशिप डीट या नो एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, पहला पॉइंट खत्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से अगर आप कोई पैसा निकालते हो तो इसके ऊपर भी नो इंटरेस्ट। अगर आप बिजनेस में से कोई पैसा निकाल रहे हो, 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, 1,000 निकाल रहे हो, 10 लाख निकाल रहे हो, कितने भी निकालो बिजनेस से पैसे, ड्राइंग बताओ, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के खर्चे के लिए, अगर आपने तय कर लिया कि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो आप इंटरेस्ट दोगे। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, फर्म को आप 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं दोगे। यहां से मेन क्वेश्चन चालू होता है हमारा बोर्ड का। बोर्ड के क्वेश्चन में मेन चीज ये है कि एग्रीमेंट है तो क्या करें, एग्रीमेंट ना है तो क्या करें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया अगर बतौर सपोज कीजिए मैं और मेरे साथ एक पार्टनर और था, दो पार्टनर थे, मेरा नाम ए हो गया, उसका नाम बी हो गया, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगा दिए।
अचानक हमें कुछ पैसे की जरूरत और पड़ गई। मैंने कहा जी 50,000 रुपए किसी से ब्याज बतौर ले लेते हैं लोन, बिजनेस में 50,000 की जरूरत है। तो बी जो पार्टनर था उसने कहा भाई मैं दे दे रहा हूं पैसे एज ए लोन, मेरे पैसे आप लौटा देना। तो 50,000 रुपए हमने बतौर लोन इससे ले ली, लेकिन हमने आपस में ये तय नहीं करा कि इंटरेस्ट कितना दिया जाए या इंटरेस्ट कितना लिया जाए बिजनेस के लिए। तो भैया जब इससे ये बात तय ना हुई, तय ना होने पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चलेगा, 6% पर एनम। यानी कि इस पार्टनर्स को 50,000 रुपए 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले ही आपने तय ना कराओ। तय कर लिया हो तो भैया जितना तय करा हो उतना, एग्रीमेंट होने पे जितना तय करोगे उतना। अगर एग्रीमेंट ना हो तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने लोन ले लिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पे करना ही करना है। सैलरी या कमीशन, किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। भैया तुम मालिक हो, 24 घंटे काम कर सको। अब मैं हूं, मेरा बिजनेस चल रहा, रात का 1 बज रहा, बना रहा हूं वीडियो, दूसरा पार्टनर बैठा हुआ चाय पी रहा, तो भैया पार्टनरशिप है, कितने बजे तक काम करो, कोई सैलरी कमीशन ना। लेकिन अगर मैं तय कर लूं, मैं अपने पार्टनर से ये बात तय कर लूं, भैया मैं जो है रात तक बनाऊंगा तो मैं 200 रुपए लूंगा या 2,000 रुपए लूंगा या 2 लाख रुपए लूंगा या 20,000 रुपए लूंगा, तो भैया जो तय कर लिया। तो अगर आप तय कर लोगे तो मिलेगा कमीशन या सैलरी, नहीं तो प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो, सपोज कीजिए एक आदमी जो था बी, उसके 4 लाख रुपए लगे हुए थे, एक आदमी ए था उसके 1 लाख रुपए के थे। आपस में कोई समझौता नहीं करा कि हम प्रॉफिट आपस में कैसे बांटेंगे, और इन दोनों को 50,000 रुपए का क्या हो गया बिजनेस में प्रॉफिट, ये मान के चल रहे हैं कि 50,000 रुपए का, ओहो 50,000 रुपए का क्या हो गया ना, प्रॉफिट हो गया बिजनेस में। अभी अपने बिजनेस का प्रॉफिट किस तरह से बांटे, प्रॉफिट हो गया बिजनेस में 50,000 रुपए का, आपस में कोई भी बात तय नहीं करी। तो भैया नॉर्मली जैसे आप और मैं हुए तो हम अपनी आप बातचीत में क्या कहेंगे कि भैया इसका पैसा कम लगा हुआ है, इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो ये कम लेगा और ये क्या लेगा, प्रॉफिट ज्यादा, अगर तय ना करा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने आपस में तय नहीं करा है तो प्रॉफिट इक्वल बांटा जाएगा, भले ही आपका पैसा कितना भी लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया तो जितना तय करा उतना। भाई गवर्नमेंट की नजर के अंदर हो सकता है एक आदमी ने पैसा कम लगाया, एक ने पैसे का ज्यादा लगा दिया, लेकिन दोनों इक्विटेबल है। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी 0 पैसे पे काम करता है, मैं हूं, मुझसे एक आदमी कर लेंगे भी आप हमारे यहाँ काम कर लो और पैसे एक भी मत लगाओ, मैं सारा पैसा लगा रहा हूं और बिजनेस संभालो, प्रॉफिट बांटे। तो हो सकता है मेरी काबिलियत है, दूसरे पे पैसा है, तो इस तरह से हम दोनों इक्वल टू हो गए। मेरी एजुकेशन के हिसाब से, उसके पावर पावर के पैसे के हिसाब से हमारे इक्वल टू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट की निगाह में वो पैसे बराबर बराबर बांटे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं करा है तो आप चाहे 1 रुपया लगाओ, चाहे आप 1 रुपया भी ना लगाओ, और दूसरा वाला कितने भी लगाए, और बिना एग्रीमेंट के अगर प्रॉफिट हो गया और उस आदमी ने जो है आपको कोर्ट में खींच के ले गया, तो भैया आपको प्रॉफिट बराबर बांटना पड़ेगा। नंबर 6 पॉइंट, एडमिट न्यू पार्टनर्स। क्या आप किसी भी पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं? नहीं, जब तक सभी की रजामंदी ना, आप किसी भी पार्टनर्स को सिंगल एडमिट नहीं कर सकते। तब जब तक ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर जब तक आपसे ना बोल दें तब तक आप जो है किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। 4 आदमी बिजनेस में काम कर रहे हैं, ए बी सी और डी। अब एक आदमी और आना चाह रहा है, 3 आदमी राजी हो गए, 3 ने कहा जी हाँ ले लो, उसे ले लो, चौथे ने कहा नहीं आएगा तो आएगा नहीं, किसी हालत में नहीं आने वाला। जब तक चारों को चारों आपस में एग्री ना हो जाए तो आप किसी भी पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते। तो भैया ये वाली बातें बहुत जरूरी थी। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए, कैपिटल के रेशो पर, पार्टनरशिप डीड ना होने पे इक्वल के रेशो पर, या फिर 3:2 के रेशो पर, या नॉन ऑफ दीज आपको ये बताना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होना चाहिए, आप अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देते तो कितना परसेंट होना चाहिए, 6%, 12%, 18%, नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, किसमें से, जब पार्टनरशिप डीड ना हो।
और हमारा मेन क्वेश्चन भी यहीं से उठेगा। तो ध्यान से इन 6 पॉइंटों को रख लीजिए कि पार्टनरशिप डीड ना होने पर इन 6 पॉइंटों में क्या क्या चीजें होनी है। अब भैया नेक्स्ट हमारा पेज जो आता है वो आता है इन सारी बातों को हम कैसे कैसे अपने अकाउंट्स में लिखें। अब मेन क्वेश्चन हमारा चालू होता है यहाँ पर कि आप जो बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, यानी आपके जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें सबसे पहला अकाउंट जो होता है उसका नाम होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसा होता है, जैसा आप 11th क्लास में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाते थे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस भी ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के बाद एक अकाउंट और बन जाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट्स होते हैं ये दोनों पार्टनर्सों के अकाउंट्स होते हैं जिसमें इन दोनों के डिटेलों को बताया जाता है, यानी केवल पार्टनर्स पार्टनर्स की जितनी भी बातें होती हैं उन बातों को लिखा जाता है इसमें खाली। इसमें पहले की तरह आपके राइट हैंड पर क्रेडिट साइड होती है, ये वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड राइट की, और लेफ्ट हैंड पर पहले की तरह कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड होती है। आपको जो प्रॉफिट लॉस का जो प्रॉफिट निकल के आता है उस प्रॉफिट को हम सबसे पहले बाई वाली साइड में लिख देते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा आप उस प्रॉफिट को उठाकर यहां रख देते हैं साइड में। आपने ध्यान ये रखना पड़ता है कि प्रॉफिट के अंदर आफ्टर लिखा है या बिफोर लिखा है। अगर प्रॉफिट में आफ्टर लिखा हो तो आप अंदर लिख देते हैं, और अगर बिफोर लिखा होता तो सीधा क्या लिख देते हैं, उस पैसे को बाहर। आफ्टर का मतलब अंदर लिखना है, बिफोर का मतलब बाहर लिखना होता है, और आफ्टर के बाद जो भी चीज आती है उसे ऐड करके तब पैसे को बाहर दिखाते हैं। कहने का मतलब हुआ सबसे पहले प्रॉफिट जो होगा उस पैसे को आप बाहर लिख लेंगे उठा। दूसरे नंबर पर अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना पड़ेगा, और पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाएंगे। जब वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो आपको वो परसेंटेज बोलेगा कि भैया इतनी परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाई। तो आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए मेरे पास दो पार्टनर थे, एक का नाम ए है और एक आदमी का नाम क्या है बी। तो जितनी भी ए की ड्राइंग होगी आप उस ड्राइंग को लिख लेंगे, जो भी परसेंटेज रेट उसने दिया होगा उसे लिख लेंगे अपॉन 100। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर परसेंटेज के साथ क्वेश्चन में लिखा हो पीए, पीए का मतलब हो गया पर एनम, तो आपको यहां पर 6/12 करना होगा, यानी कि आप पार्टनर्स की ड्राइंग को हाफ लेके चलेंगे। यहां हम एवरेज मंथ 6 लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई टाइम लाइन नहीं दे रखा और हम ड्राइंग को 6/12 से कैलकुलेट करें। लेकिन कब, जब आपको पीए लिखा हुआ हो पर एनम। लेकिन अगर पर एनम ना लिखा हो खाली परसेंटेज हो तो 6/12 नहीं करा जाता। कैलकुलेशन सारी काटने के बाद अमाउंट यहां लिख देते हैं। इसी तरह हम बी के पैसे लिखते हैं, जो भी बी की ड्राइंग होगी आप उस पैसे को लिखते हैं, मल्टीप्लाई जो इसकी परसेंटेज होगी वो, मल्टीप्लाई पर एनम होने की कंडीशन में आप क्या कर दोगे 6/12, और जो पैसा आएगा उस पैसे को उठा के आप जो ना यहां लिख दोगे। इस तरह से आपके दोनों के इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएंगे और आप दोनों का टोटल जो है उसे बाहर लिख दोगे। पहले वाले के सपोज कीजिए 300 रुपए आए, दूसरे वाले के 200 आए, 300 200 500 रुपए बाहर लिख देंगे। अब इसके बाद इस तरफ आते हैं, यहां था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केवल बाई वाली साइड में, क्रेडिट वाली साइड में प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता, बाकी कुछ नहीं आता। अब जितनी भी बातें पार्टनर्स की होती हैं वो पांचों बातें आएंगी जो हमने पीछे करी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। इसमें से केवल एक पॉइंट ये वाला हम उठेगा, एक पॉइंट इस तरफ ड्राइंग, ड्राइंग खाली यहां आता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारी बातें आपकी दिस साइड यानी कि डेबिट वाली साइड में आनी। कौन कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स का अगर कमीशन है तो, और लास्ट में आंसर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये कब आएंगी, जब एग्रीमेंट होगा। अगर एग्रीमेंट है तो आप इन बातों को लिखते हैं, अगर एग्रीमेंट ना हो तो आप केवल प्रॉफिट और उसे बांट लेते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। तो क्वेश्चन बनता है एग्रीमेंट होने पे, वो कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% लगाना है। तो मैं सबसे पहले जो भी परसेंटेज दी होगी मैं उस परसेंटेज को यहां लिख लूंगा। नेचुरल है, इस परसेंटेज के साथ परिणाम दे रखा होगा। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले पहले वाला ए, उस आदमी की कैपिटल लिखूंगा, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज का रेट होगा वो अपॉन 100 करूंगा और इसे बंद कर दूंगा। जी हाँ, मैं इसे बंद कर दूंगा। आपका दिमाग दौड़ रहा कि यहाँ पे परिणाम था तो 6/12 करा, यहाँ पे भी परिणाम है तो भैया इस परिणाम का कोई लेना देना ना है।
केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर पर एनम है तो 6/12 होगा। इसके अलावा किसी भी जगह पर अगर पर एनम है तो नॉर्मली चलेगा, हम नहीं देखेंगे। जैसे यहां आपने केवल कैपिटल मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, जो अमाउंट आएगी आप उठा के यहां रखते हैं। आप आ जाते हैं बी पर, इसी तरह आप बी की कैपिटल लिखेंगे, बी की जो भी कैपिटल होगी वो मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज का रेट होगा अपॉन 100, इस पैसे को बाहर लिख लेंगे। जब आप दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे और आपका टोटल यहां बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले के 3000 आए, इसके 2000 आए, 3000 और 2000 5000 बाहर आ जाते, खत्म काम। जब हम क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी फॉर्मेट ध्यान से देखिए, बस फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आ जाते हैं दोबारा सैलरी के ऊपर, ए की सैलरी और बी की सैलरी। अब सैलरी दोनों पार्टनर्स की हो सकती है या किसी एक पार्टनर्स की भी हो सकती है। जैसे कि सपोज कीजिए इन्होंने सैलरी तय कर ली, पहले वाले ने करी पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ पीएम लिख दिया मैंने, पर मंथ। अगर वो कहते हैं हम सैलरी 300 रुपए पर मंथ लेंगे, तो पर मंथ का मतलब हो गया कि भैया रुपए के अंदर अगर पर मंथ दे रखा होगा तो आप 12 की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके पैसे यहां आ जाएंगे। जैसे उसने कहा 300 रुपए पर मंथ, तो 300 मल्टीप्लाई 12, 12 3 जा 36, 3600 रुपए उनकी सैलरी बढ़ जाती है। इसी तरह सपोज कीजिए दूसरे वाले की दे रखी होगी तो दूसरे वाले की कर लेंगे। अब क्या खाली पर मंथ की हो सकती है सैलरी? नहीं, कभी कभी क्वार्टरली भी होती है। क्वार्टर वो वाला क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टर 3 तरह के होते हैं। एक तो वो क्वार्टर जो, हाँ वो पीने वाला। दूसरा क्वार्टर वो होता है जो हमारे घर वगैरह में होता है, मकान को हम कहते हैं क्वार्टर, वो भी नहीं है। तीसरा तीसरा क्वार्टर होता है स्कूल की फीस, वो भी नहीं है। ये चौथा क्वार्टर है कि हम सैलरी जो है 3-3 महीने के बाद लेंगे। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या जनवरी फरवरी मार्च। तो ये चौथा वाला क्वार्टर है। क्वार्टर होने पे आप मल्टीप्लाई 4 की करते हैं। अरे भैया मैं तो 3-3 बोल रहा था, यहाँ 4 की क्यों करी? 4 की क्यों करी? क्योंकि अप्रैल मई जून ये बैठा पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च। इस तरह से आपने पी लिए 4 क्वार्टर, पिए नहीं, आपके हो गए 4 क्वार्टर। तो आपने सैलरी कितनी बार ली? 4 बार। तो इसीलिए हम यहां सैलरी में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर पर मंथ है तो 12 की मल्टीप्लाई, क्वार्टर है तो 4 की मल्टीप्लाई। ठीक है साहब, आगे पहुंचते हैं, इसे रफ कर देते हैं, कहीं आप क्वार्टर पे नाटक जाए। आ जाते हैं आगे, इसके पैसे यहां आ जाएंगे, जो भी अमाउंट दे वो निकल के आएगी। अब दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों में से एक अमाउंट होगी, या तो पर मंथ होगी या क्वार्टरली होगी। जो भी अमाउंट आएगी कैलकुलेट करके आप बाहर रख लेंगे। इस तरह से आपकी क्या क्या चीज आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गई। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर वो कहता कमीशन लगाना है, तो भैया कमीशन यहां आ गया, ए का भी और बी का। अब कमीशन क्या होता है साहब? कमीशन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि कमीशन किस तरह से हो सकती है। कभी कभी कमीशन के अंदर होता है बिफोर चार्जिंग। जब कमीशन के अंदर बिफोर चार्जिंग होता है तो हम प्रॉफिट के ऊपर कमीशन लगाते हैं, जो भी प्रॉफिट दे रखा होता है। कौन सा वाला प्रॉफिट? ये जो प्रॉफिट आपके पास होता है, इस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन। वो कहता है कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अब बिफोर चार्जिंग होने पे प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी आपकी परसेंटेज होगी वो अपॉन 100। आप इस तरह से जो है कमीशन की अमाउंट लिख देते हैं जो भी आती है, यानी कि प्रॉफिट के पैसे, और 10% है तो 10/100, खत्म हो गया काम। दूसरा होता है हमारा आफ्टर चार्जिंग। अब आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है? आपने 11th क्लास में पढ़ा था मैनेजर कमीशन, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जब आप आते थे 12 नंबर क्वेश्चन पर, तो वहां पढ़ते थे मैनेजर कमीशन नीचे आता था। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वही वाली चीज है बिल्कुल। आफ्टर चार्जिंग में आपको याद हो, आप करते थे प्रॉफिट की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, इसमें करते थे आप प्लस
क्या चीज? परसेंटेज। यानी कि अगर आपकी 10% दे रखा होता था तो 10/110। अगर 20 दिया होगा तो 20/100 प्लस 20 120। अगर 30 दिया हो तो बिल्कुल सही, 30/130। ये पैसे लिख देंगे आप। एक तीसरी कंडीशन और भी है। तीसरी कंडीशन क्या है? डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट बोल देते हैं। कहते हैं कमीशन जो लगाना है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे लगाना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपकी जो क्रेडिट वाली साइड होती है, आप उस साइड में से माइनस कर देते हैं डेबिट वाली साइड। अब ये क्रेडिट वाली साइड कौन सी हो गई भैया? क्रेडिट से मतलब हो गया कि इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये साइड आपकी क्रेडिट की कहलाएगी। सपोज कीजिए यहां 1 लाख रुपए हैं और यहां 20,000 रुपए हैं, तो 1 लाख और 20,000 हो गए 1,20,000। क्रेडिट साइड में अमाउंट हो गई 1,20,000। डेबिट में सपोज कीजिए ये 50,000 है और ये 20,000 है, तो 50 और 20 70, डेबिट साइड में 70,000 हो गए। तो आप क्या करेंगे? 1,20,000 यहां लिखेंगे, 70,000 यहां रखेंगे, दोनों को माइनस करके जो आएगा उसका जो भी परसेंटेज उन्होंने दिया होगा वो अपॉन 100 कर लेंगे और आपको जो अमाउंट आएगा उसे लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो भी कमीशन आएगा, चाहे वो कमीशन ए का हो, चाहे वो कमीशन किसका हो, बी का हो, आप यहां लिख लेंगे, टोटल आपका भरा जाएगा। इसके लिए आप पीछे देख सकते हैं ध्यान से, जो मैंने अभी डिटेल बनाई। यानी कि कमीशन निकालने की कितनी कंडीशन हो गई? 1, 2 और 3। आप 3 तरीके से कमीशन निकाल सकते हैं। 3 तरीके से कमीशन आ जाती है। इसके बाद दोबारा से लौट के इन दोनों प्रॉफिटों को नीचे लिख देते हैं प्लस करके। यानी ये प्रॉफिट और ये अमाउंट जो आएगी दोनों को नीचे लिख दिया जाएगा। इसी अमाउंट को उठाकर आप यहां रख देते हैं। आपके दोनों का टोटल नीचे आया, इसी टोटल को उठा के यहां रखेंगे। इस टोटल में से ऊपर के 1, 2, 3 तीनों चीजों को आप कर देंगे माइनस, और जो आंसर निकल के आएगा वो कहलाएगा टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट, या ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। यानी कि ये आपका आंसर निकल के आया, जैसे आपका 11th क्लास में आंसर आता था नेट प्रॉफिट, ऐसे ही यहां पर निकल के आया कि पार्टनर्स में कितना कितना बांटा जाएगा। अब ये जो पैसा होता है ये पार्टनर्स के जो रेशियो होते हैं, भाई 2 पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं तो आपस में किसी हिसाब से तो पैसा बांटेंगे, या तो इक्वल बांटेंगे या फिर उनका कोई रेशो होगा, जैसे 3 और 2 का रेशो, या 7 और 10 का रेशो, या 7 और 3 का रेशो, जो भी उनका आपस में तय हो जाएगा रेशो, उस रेशो से ये ए और बी, ये दोनों के दोनों पार्टनर्स आपस में इस पैसे को क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला वाला अकाउंट कंप्लीट होगा। इसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए भगवान ना करे लोन आ गया, तो आपको भैया लोन के ऊपर तो 6% ब्याज देना पड़ेगा। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के अमाउंट को यहां रखोगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी परसेंटेज हो वो लोन की अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, जो निकल के आएगा। और साथ में ये भी देख लेंगे कि लोन के ऊपर कोई टाइम तो नहीं दे रखा। कभी कभी जो है ना लोन के ऊपर टाइम दे रखा होता है, तो आप उस टाइम को ले लेंगे और इंटरेस्ट कर देंगे इसमें से माइनस। आपके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन, आप इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर देंगे? माइनस। तो जो आंसर निकल के आपका आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। आप इस काम को रफ में भी कर सकते हैं और चाहे तो अपने इसी क्वेश्चन में इसी जगह कर सकते हैं। आपका ये नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट को यहां लिख के पैसे बाहर लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका खत्म। लेकिन अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर कोई लोन की अमाउंट आ जाती है, तो भैया आप डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट में चले जाएंगे, या वहां पर भी लिख लेंगे। वर्किंग नोट के अंदर आप प्रॉफिट के पैसे को यहां लिखेंगे, इस पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज या तो वो देगा, नहीं देगा तो आप कितनी परसेंटेज ले लेंगे? 6%, पूरी की पूरी लोन की अमाउंट, 6% और टाइम। इस प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट आएगा माइनस कर देंगे। अब आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट, और आप इस नेट प्रॉफिट को यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट की जगह इस जगह। इस तरह से आपका पहला अकाउंट कंप्लीट होगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेके आते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन कैसा होता है, तब उसके बाद हम अगले अकाउंट्स पर आएंगे।
तब तक प्रैक्टिस कीजिए, पीछे की थ्योरी फिरिए, क्योंकि थ्योरी में से एमसीक्यू के क्वेश्चन आने हैं, आपकी ये अकाउंट्स बनने हैं। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा आपको। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।